हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। दोस्तों, मैं रिचा, हमारी ये चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है जो कि यूपी टेट या किसी भी स्टेट का टेट आप दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो या सुपर टेट एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इस पोर्शन से देखने को मिल जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन से, जिसमें कल हमने पहला वीडियो अपलोड किया था। उस पहले वीडियो में एक बेसिक रूपरेखा जो होती है वो देखा था, डेवलपमेंट के बारे में वहाँ पर जाना था और ग्रोथ के बारे में जाना था। ग्रोथ के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें डेवलपमेंट के बारे में। तो एक बार जल्दी से फास्ट सा रिवीजन कर लेते हैं जो जो कल के क्लास में हमने पढ़ा था। वहाँ मैंने बताया था कि ग्रोथ में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, जैसे बच्चे का हाथ पैर बढ़ना। और ये जो भी डेवलपमेंट होता है, मतलब जो विकास ग्रोथ के अंतर्गत होता है, उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। लेकिन वही बात कर ली जाए डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, ना कि सिर्फ शारीरिक डेवलपमेंट। हमने ग्रोथ में क्या देखा था, वहाँ सिर्फ उसके शारीरिक भाग का विकास हो रहा था, जबकि डेवलपमेंट में उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामूहिक इन सभी का डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ की बात की जाए दोस्तों, तो ग्रोथ जो है एक निश्चित समय अंतराल तक चलता है, उसके बाद वो रुक जाता है। जैसे बच्चे में जब मैच्योरिटी आ जाती है तो उसका ग्रोथ की प्रोसेस रुक जाती है। और डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो डेवलपमेंट को कहा जाता है कि यह गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, वुम टू टुम। तो ये गर्भ से मृत्यु तक अर्थात जीवन पर्यंत डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। तो ये चीज़ हो गई थी थोड़ी सी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, जो कि जानना ज़रूरी था। यहाँ से क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस बताया था, जो कि हमारे इस पॉइंट में अभी जो हुआ वहाँ पर कवर हो गया है। अब अपने आज की क्लास में आते हैं। आज हमने पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट तरीके से। अगर आप पूरा ये जो नोट है इसको नहीं नोट करना चाहते, नहीं लिखना चाहते हैं, तो पहले कुछ बातें सुन लीजिए, जिससे ये सारा जो ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, थोड़े से शब्दों में मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है। इसको मैं 5-6 पॉइंट में अगर बताऊं डेवलपमेंट के सिद्धांत को, तो निरंतर विकास का सिद्धांत इसमें आता है। कहने का मतलब ये है, निरंतर विकास के सिद्धांत का अर्थ ये है कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलता रहता है। दूसरा इसमें सिद्धांत आता है विकास क्रम का सिद्धांत, अर्थात डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि कभी कम कभी ज़्यादा होता है या रुक जाता है। एक प्रोसेस मतलब एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता रहता है, एक क्रम में होता रहता है। इसके बाद इसी में विकास का एक दिशा का सिद्धांत होता है। तो इसमें कहा जाता है कि विकास जो है सर से पैर की तरफ होता है, जिसे सिरधरोमुखी या सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया विकास, अर्थात विकास एक निश्चित दिशा में होता है। यहीं पर एकीकरण का भी सिद्धांत आता है, विकास से ही संबंधित। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बालक किसी भी तथ्य को पहले छोटे छोटे रूपों में सीखता है, उसके पश्चात वह उन सभी छोटे छोटे तथ्यों को मिलाकर उनका एकीकरण करके एक उसके पश्चात क्या होता है, उसका विकास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह लीजिए कि सबसे पहले बालक पूरे हाथ को अपने घुमाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो अपनी उंगलियों को घुमाना प्रारंभ करता है। फिर हाथ और उंगलियों को जब वो घुमाना शुरू करता है तो वो उन दोनों का एकीकरण करता है, अर्थात उसको जोड़ करके हाथ और उंगलियों को एक साथ घुमाना शुरू करता है। यही क्या है, डेवलपमेंट का, विकास का एकीकरण का सिद्धांत होता है। एक और सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कहा जाता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया में उसके शारीरिक, सामाजिक तथा सांवेगिक जितने भी विकास के प्रोसेस होते हैं, प्रत्येक का विकास परस्पर रूप में एक दूसरे विकास की प्रक्रिया से होता है, अर्थात एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
चाहे वो अगर शारीरिक उसका विकास हो रहा है तो उसमें सामाजिक विकास भी संबंधित होगा, उसका सांवेगिक विकास भी उससे रिलेटेड होगा, तथा एक विकास के प्रभावित होने पर दूसरा विकास भी प्रभावित होता है। यही विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। एक और सिद्धांत इसी के अंतर्गत है कि विकास एक निश्चित क्रम में, जो मैंने बताया था भी विकास क्रम का सिद्धांत, इसमें क्या रहता है कि एक क्रम में होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इस पीडीएफ में वो मेंशन नहीं है। जैसे कि प्रत्येक बालक के विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि एक क्रम में जब उसका विकास होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा इस पॉइंट को मैं क्लियर करती हूँ। 32 से 36 माह की आयु का जो बालक होता है वो सबसे पहले उल्टा वृत्त बनाना सीखता है, ठीक है। अब जैसे उसकी एज बढ़ी, मतलब जब वो 60 माह का बालक हो गया तो वो सीधा वृत्त बनाना सीखता है। तो बच्चा पहले क्या करता है, उल्टा वृत्त अर्थात उल्टा सर्कल बनाता है। उसके बाद जब वो 60 माह का हो जाता है अर्थात लगभग 2 महीने का हो जाता है तो वो सीधा वृत्त बनाना सीखता है। इसके बाद जब वो 70 से 72 माह का बालक हो जाता है तो क्या होता है, उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार के वृत्त को बनाने में समर्थ हो जाता है। सॉरी दोस्तों, 60 माह यहाँ पर बोला गया है, 60 दिन नहीं। तो जब 60 माह का बालक हो जाता है तो वह सीधा वृत्त बनाना सीख जाता है, अर्थात 5 साल के लगभग जब हो जाता है वो। तो 70 से 72 माह का बालक जब होता है तो अब तब क्या होता है, अब वो उसने उल्टा बनाना सीखा, सीधा बनाना सीखा। अब जब उसकी उम्र थोड़ी और बढ़ गई तो वो उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के वृत्त को बनाने में सक्षम हो जाता है। इसी तरह से बालक के साउंड की यहीं पर बात कर ली जाए, साउंड के क्रम की उसके, तो 3 माह की अवस्था में बालक क्विंग साउंड निकालता है, ठीक है, क्विंग साउंड। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछता है इसलिए मैं बता रही हूँ। 6 माह की अवस्था का जो बालक होता है वो कंफर्ट साउंड निकालता है, और 7 से 8 माह के आसपास का बालक बबलिंग साउंड के माध्यम से ध्वनियों को प्रदर्शित करता है। तो ये सीटेट का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, जो कि इस पीडीएफ में नहीं था। 3 माह का बालक क्विंग साउंड, 6 माह का बालक कंफर्ट साउंड, और 7 से 8 माह का बालक जो है वह बबलिंग साउंड के माध्यम से ध्वनियों को प्रदर्शित करता है। बबलिंग साउंड को मैं बता दूं, जो बच्चा मा पा दा ये सारी चीज़ें बोलता है, यही बबलिंग साउंड कहलाता है। तो ये तो एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको विकास का सिद्धांत बता दिया कि किस किस तरह से विकास होता है। अब थोड़ा सा इस पीडीएफ में जो लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली क्रिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले ही बता दिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम हैं। अब कुछ यहाँ पर सारे नियम जो मैंने बताए वो नहीं मेंशन है, यहाँ पर बस कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की प्रोसेस ही मेंशन है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, अर्थात डेवलपमेंट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न में डेवलपमेंट होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी जिसे सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं, तथा निकट दूर दिशा जिसे प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो इन्हीं 2 प्रोसेस से डेवलपमेंट होता है बच्चे का। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम की बात कर ली जाए अर्थात सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस की, तो इसमें शारीरिक विकास जो है वह सिर से पैर की ओर होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम लागू होता है, यही क्रम में बच्चे का विकास होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है निकट दूर विकास क्रम अर्थात प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। इसमें क्या कहा गया है कि शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई ऑप्शन दे देंगे, वहाँ आपसे पूछेगा कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो केंद्र से दूर, केंद्र से जो है दूर की साइड होता है, या किस साइड पेट और धड़ की किस साइड से होता है, ये चीज़ें पूछती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि केंद्र से बॉडी का जो दूरस्थ पार्ट होता है उस साइड ये निकट दूर विकास क्रम प्रदर्शित करता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है।
आगे है दूसरा जो पॉइंट है विकास का, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये पेडागोजी में बनते हैं और सीटेट में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछता है और पूछा हुआ है कि विकास जो है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है या स्पेसिफिक से जनरल होता है। इस तरह से ऑप्शन आपको 4 मिल जाएंगे, तो वहाँ आपको लगाना होगा जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। तो इसको मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि इसमें क्या है, सामान्य क्रियाएं करता है फिर स्पेसिफिक। जैसे कि मैंने बताया अभी ऊपर आपको कि बच्चा पहले अपने हाथ को घुमाता है, फिर उंगलियों को घुमाना शुरू करता है, उसके पश्चात क्या है, जब वो उन दोनों में समन्वय स्थापित कर लेता है तो वो हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ घुमाना सीख जाता है। तो यही हुआ, पहले वो सामान्य मतलब छोटी छोटी क्रियाएं किया, तत्पश्चात वो एक विशेष क्रिया किया, जैसे कि पूरे हाथ को घुमा लेना उंगलियों के साथ में। तो ये सामाजिक, संवेगात्मक, इन सभी पर लागू होता है विकास का यह क्रम। अब नेक्स्ट क्या है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। यहाँ कहा गया है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय स्टेजेस। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तभी उसमें दूध के दांत बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें दिखने जो है वो जब बच्चा 5 से 6 महीने का हो जाता है जन्म के पश्चात, तब वो हमें दिखने शुरू होते हैं। तो यही कहा गया है कि विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, अचानक से कभी भी विकास नहीं होता है। अब आगे आते हैं और डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि पहला पॉइंट है, विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, गुणात्मक होते हैं। ठीक है, विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। नेक्स्ट है, विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया जा रहा है ताकि ध्यान रहे जब कभी भी क्वेश्चन बने इससे। तो विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। कह रहा है यहाँ की डेवलपमेंट जो है एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला होता है, अर्थात क्रम से इसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में क्या होता है, नई नई विशेषताओं का प्राकट्य होता है, उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में बच्चे में डेवलपमेंट अच्छा भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। कई बार डेवलपमेंट से बच्चा बहुत अच्छा बन जाता है और कई बार डेवलपमेंट से वह विनाश की तरफ भी अग्रसर हो जाता है। तो वही कह रहा है, विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। उत्तरार्ध का मतलब यहाँ पर है कि जब बच्चा 12 से 18 वर्ष से या 18 से 20 वर्ष की अवस्था में होता है, तब क्या होता है, वो अवस्था जो होती है, अगर बच्चा अच्छी संगति में है तो अच्छा बनेगा और अगर बुरी संगति में है तो वो बुरा बन जाएगा। वही यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है तब तो उसमें कॉन्स्ट्रक्टिविज्म होता है, रचनात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था में आ जाता है, तब उसमें विनाशात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। ऊपर इसको हमने डिस्कस कर लिया है, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये भी पढ़ लिया है। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि यही इसी का मतलब होता है कि
शारीरिक विकास जो है वह सिर से पैर की तरफ होता है। भ्रूणावस्था में क्या होता है, बच्चे का पहले सिर डेवलप होता है, उसके बाद उसका धड़ और उसके बाद हाथ और पैर डेवलप होते हैं। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा जब बच्चा पैदा होता है, छोटा रहता है, तो उसके सिर वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वो काफ़ी पहले से डेवलप कर लिया होता है, और उसके नीचे के पार्ट जो है सिर की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। ये भी देख लिया है हमने, केंद्र से दूर की तरफ विकास का क्रम होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रियाएं करता है, जैसे कि पहले वो हाथ और उंगलियों को हिलाता है, उसके बाद क्या करता है, वो हाथ और उंगलियों को एक साथ हिला सकता है, घुमा सकता है। या इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, तो बच्चा पहले जब छोटा होता है तो वो उल्टा वृत्त बनाना सीखता है, फिर सीधा वृत्त बनाना, और बाद में वो क्या करता है कि उल्टा और सीधा दोनों तरह का वृत्त बना सकता है। तो यही है कि पहले सामान्य क्रियाएं करता है, इसके बाद विशेष क्रियाएं करता है। एक और एग्जाम्पल यहीं पर अगर जानना चाहिए तो बता दूं, जैसे बच्चा पहले जब छोटा होता है तो वो माँ पदा बोलता है, इसके बाद धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो वो छोटे छोटे शब्द को जोड़ करके एक क्लियर शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो यही हो गया सामान्य से विशेष उसका लक्षण बच्चे के विकास का। अब आगे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति के डेवलपमेंट की अपनी जो है एक अलग डिफरेंस उसमें होता है, उसके विकास दर में अलग सब में भिन्नता होती है। कोई भी जिस तरह से व्यक्ति एक तरह नहीं होता है, उसी तरह से उसका डेवलपमेंट भी ज़रूरी नहीं है कि एक समान हो। सभी व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक समान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वही इस पॉइंट में कह रहा है कि प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। नेक्स्ट है शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। तो ये भी सही है, जैसे कि हाथ और पैर को ही देख लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हाथ और पैर एक समान वृद्धि करें। तो वही कह रहा है कि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा हुआ सीटेट का क्वेश्चन है कि विकास किस चीज़ का परिणाम होता है। तो विकास परिपक्वता अर्थात मेच्योरिटी और शिक्षण दोनों का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हमने पढ़ा था कि पौष्टिक आहार जो है विकास को प्रभावित करते हैं। वहाँ पर हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी कि अनुवांशिकता जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो इस तरह से इस पॉइंट का यहाँ पर यही मतलब है कि विकास के बालक के विकास में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पोषण तत्व। अब आगे बढ़ते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये सारी चीज़ें हम एक वन लाइनर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, बाकी कल के वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए तो पोषण अर्थात न्यूट्रिशन, बुद्धि प्रभावित करती है डेवलपमेंट को, सेक्स प्रभावित करता है डेवलपमेंट को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रभावित करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को, रोग एवं चोट हो गया, घर का वातावरण तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट में, उसका इन्वायरमेंट बहुत प्रभावित करता है, पास पड़ोस का वातावरण भी प्रभावित करता है, विद्यालय का वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो ये सारी बात हो गई बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व की। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की क्लास का, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। कल तो मैंने आपको बताया था विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं पर अपने अपने अनुसार मत दिया था और उसके एज का निर्धारण किया था। लेकिन जो एक जनरल वे में हम पढ़ेंगे पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में कह लीजिए, तो वहाँ पर हम इन्हीं स्टेजेस को पढ़ेंगे और यही जो यहाँ पर एज लिखा है यही पढ़ेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन
पूछता है एग्ज़ाम में तो यही एज आपको टिक मारना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं बनता है जहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट अपना मत देते हैं, जो एक जनरल वे में चीज़ें हम पढ़ते हैं वही क्वेश्चन में बनता है। तो बाल विकास की अवस्थाओं की बात कर ली जाए तो 3 स्टेजेस बाल विकास की बताई गई हैं शिक्षा मनोविज्ञान में या चाइल्ड डेवलपमेंट में। पहला है इन्फेंसी एज, जिसे कि शैशवावस्था कहते हैं। एक इसी के पहले भी स्टेज आती है भ्रूणावस्था की। तो भ्रूणावस्था को हमने नहीं डिस्कस किया था, लेकिन इससे पहले पढ़ना हमें इन्हीं 3 स्टेज को पढ़ता है, पर इससे पहले एक भ्रूणावस्था भी आता है। तो भ्रूणावस्था की बात की जाए, अगर आप नोट अपनी बना रहे होंगे तो वहाँ पर भ्रूणावस्था को इससे पहले इन्फेंसी से पहले मेंशन कर दीजिएगा। भ्रूणावस्था को सुन लीजिए, थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन आपको जानना ज़रूरी होता है सारे स्टेजेस डेवलपमेंट के जो हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है भ्रूणावस्था का। भ्रूणावस्था में क्या होता है कि इस स्टेज की बात की जाए तो ये 280 दिन का होता है लगभग, या कह लीजिए 40 सप्ताह का भ्रूणावस्था होता है। भ्रूणावस्था में की 3 स्टेजेज होती हैं भ्रूणावस्था की। पहली स्टेज जो है वो डिंबावस्था होती है, दूसरी स्टेज पिंडावस्था होती है। थोड़ा टफ नाम है लेकिन फिर भी जान लीजिए। पहली स्टेज डिंबावस्था होती है, दूसरी स्टेज क्या होती है पिंडावस्था होती है, और तीसरी स्टेज क्या होती है भ्रूणावस्था होती है। तो ये तो 3 स्टेज हो गई हमारी जो जन्म से पूर्व क्या शारीरिक विकास था उसकी। पूर्व बच्चा जब गर्भ में रहता है तो 3 स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहली स्टेज जो है डिंबावस्था कहलाती है। डिंबावस्था या इसे ही गर्भास्थिति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शुक्राणु एवं डिंब के संयोग के समय से लेकर 2 सप्ताह तक इसको माना जाता है। तो अगर कभी भी आपसे डिंबावस्था का समय पीरियड इसका पूछे तो ये 2 वीक अर्थात 2 सप्ताह का होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पिंडावस्था की बात की जाए तो पिंडावस्था निषेचन के 3रे सप्ताह से शुरू होकर 8वें सप्ताह तक चलता है, या यहाँ पर डे के हिसाब से कहा जाए तो लगभग 6 सप्ताह तक चलने वाली पिंडावस्था होती है। जबकि हमने अभी क्या पढ़ा डिंबावस्था को, डिंबावस्था जो है यह 2 सप्ताह तक होती है, भ्रूण जब बनना शुरू होता है। उसके बाद पिंडावस्था आया, पिंडावस्था कितने दिन तक हुआ, पिंडावस्था जो है यह लगभग 6 सप्ताह तक होता है। फिर भ्रूणावस्था आता है। भ्रूणावस्था गर्भ तिथि के 2रे मास से लेकर बालक के जन्म तक अर्थात लगभग कह लिया जाए कि ये जन्म तक पूरा माना जाता है भ्रूणावस्था का। 2रे महीने से लेकर 9वें महीने तक का जो समयांतराल होता है भ्रूण के डेवलपमेंट का, वही भ्रूणावस्था कहलाती है। तो ये चीज़ें तो जन्म से पूर्व की हो गई, ये हमें पढ़ना नहीं है और ना ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बाल विकास की जो ये 3 स्टेजेस दी गई हैं यहाँ से बनता है, और इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे के शारीरिक विकास अर्थात उसका शारीरिक डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें अलग अलग एक अलग अलग चैप्टर है, एक अलग अलग टॉपिक है। तो वहाँ हमें डिटेल से पढ़ना होगा, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि डेवलपमेंट की जो स्टेजेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला इन्फेंसी एज होता है, जिसे शैशवावस्था हिंदी में कहते हैं। यह बच्चे के जन्म से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। चाइल्डहुड की बात की जाए जिसे बाल्यावस्था कहते हैं, यह 6 से 12 वर्ष तक की स्टेज होती है। फिर चाइल्डहुड को जो है 2 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड की 2 स्टेजेज होती हैं, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड की बात की जाए तो 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, स्टेज जो होती है वो अर्ली चाइल्डहुड की होती है। और लेटर चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है वो 9 से 12 वर्ष तक का होता है। तीसरी स्टेज डेवलपमेंट की एडोलसेंस होती है। एडोलसेंस का क्या है, ये 12 से 18 वर्ष तक की स्टेज को एडोलसेंस कहते हैं। तो यही हमें बाल विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना होगा। अब बात आती है आगे इसके डिटेल की। तो
अलग से वीडियो रहेगा आपको शैशवावस्था पर, बाल्यावस्था पे, तो इन सभी में अलग से एक चैप्टर है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है शैशवावस्था, क्या होता है बाल्यावस्था या किशोरावस्था जिसे कि एडोलसेंस कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए अपने माइंड में कि ये क्या होता है। इन्फेंसी एज या शैशवावस्था जिसको मैंने बताया जन्म से 6 वर्ष की स्टेज को कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, सबसे तीव्र गति से होता है। आप ध्यान दिए होंगे जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत जल्दी जल्दी वो बड़ा होता है। 6 वर्ष तक की स्टेज में देखिए क्या होता है, उसके शरीर का डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है। तो वही कहा गया है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अपरिपक्व अर्थात बालक मैच्योर नहीं होता है शैशवावस्था में, दूसरों पर निर्भर रहता है शैशवावस्था में। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है बच्चा शैशवावस्था की स्टेज में। आगे है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है। कहा जाता है ऐसा, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि छोटे बच्चे का को जो उसका न्यूट्रिशन है वो बहुत ही पौष्टिक, मतलब उसे पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ब्रेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे गोल्डन पीरियड 6 वर्ष की एज होती है, अर्थात शैशवावस्था की एज होती है। उस एज तक 90% बच्चे का ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं, हम उन्हें बताते नहीं लेकिन वो देख कर भी कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को। तो शैशवावस्था के काल में क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में बड़ी तीव्रता होती है बच्चे में कल्पनाशीलता अर्थात इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। वो चीज़ें देखता नहीं है फिर भी वो उसको इमेजिन कर लेता है। बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था के दौरान ही होती है, बार बार वो एक ही चीज़ को रिपीट करता है। अगर कोई चीज़ वह सुन लिया है तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था में जिनके यहाँ छोटे बच्चे होंगे आप देखे होंगे कि वो इतने क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसका क्या मतलब है, क्यों है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है शैशवावस्था में। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। छोटा बच्चा, उसे आप कुछ भी सिखाएंगे वो देख के तुरंत से सीख लेगा, जबकि अगर कोई बड़ा बच्चा उसके कंपेयर में है वो उसको टाइम लेगा सीखने में। लेकिन एक छोटे बच्चे में अनुकरण की प्रोसेस बहुत तीव्र होती है, वो बहुत जल्दी अनुकरण करके अर्थात लोगों को देख के सीख सकता है। संवेगों का प्रदर्शन बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आप देखें वो बात बात पे रोने लगता है, बात बात पे जिद करता है, बात बात पे हंसने लगता है। तो वही कहा गया है कि छोटे बच्चे में संवेगों का प्रदर्शन की तीव्रता होती है। तो ये शैशवावस्था के बारे में कुछ चीज़ें थी कि शैशवावस्था में बच्चे में क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या परिवर्तन होता है। आगे देख लेते हैं, शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। तो ये भी जान लीजिए कि शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा समायोजन की अवस्था इसीलिए कही जाती है क्योंकि बच्चा गर्भ से अपनी माँ के निकलकर वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजन करने का प्रयास करता है, खुद को उसमें समायोजित करने की कोशिश करता है। इसीलिए शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, शैशवावस्था को और कुछ नामों से जाना जाता है, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि जीवन का आदर्श काल अथवा आधार काल, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में किसे कहा जाता है तो जीवन का आदर्श काल या आधार काल शैशवावस्था को ही कहा जाता है। और टॉय एज की बात की जाए तो टॉय एज भी शैशवावस्था को कहा जाता है। लगभग 2 वर्ष की आयु को टॉय एज कहा जाता है। तो शैशवावस्था से रिलेटेड 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो समायोजन की स्टेज शैशवावस्था, दूसरी जीवन का आदर्श काल अथवा आधार काल शैशवावस्था को कहा जाता है, और तीसरी टॉय एज की बात की जाए तो टॉय एज भी शैशवावस्था को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीज़ें जानते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि विकास के क्रम में शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं
ये ऊपर हमने पढ़ लिया है, फिर भी यहाँ देख लीजिए। अपरिपक्वता अर्थात अनमेच्योरिटी, पराश्रितता डिपेंडेंसी, बच्चा डिपेंड होता है। इमोशनैलिटी, बहुत ज़्यादा इमोशन बच्चे में होता है, बहुत तीव्र संवेगशीलता होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है शैशवावस्था के विकास में। ये बात हो गई शैशवावस्था की। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसको कुछ उपनामों से जाना जाता है बाल्यावस्था को, वहाँ से यूपी टेट में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे कि बाल्यावस्था को कहा जाए तो गंदी आयु की अवस्था, चुस्ती की अवस्था, ये सारी अवस्थाएं बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है कि गंदी आयु अथवा चुस्ती की आयु की अवस्था या स्टेज कौन सी होती है, तो बाल्यावस्था ही होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है, जीवन का परिपाक काल किसे कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट हो जाता है, जीवन का परिपाक काल बाल्यावस्था को ही कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी नहीं है, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ तो बहुत सी चीज़ें माइंड में आती जाती हैं, तो वो इसीलिए वीडियो आप ध्यान से सुना करिए। जो लिखा है उस पर कंसंट्रेट मत ज़्यादा करिए, जो मैं बोल रही हूँ कंसंट्रेट उस पर करिए, क्योंकि लिखा बहुत कम चीज़ें हैं, बता मैं उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको रही हूँ। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो बना है वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनिए, और इस नोट में जो नहीं है उसे आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। जैसे 3-4 चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो इसमें नहीं था, कि जीवन का परिपाक काल, बाल्यावस्था, गंदी आयु, चुस्ती की आयु, बाल्यावस्था, ये सभी बाल्यावस्था के उपनाम हैं। अब आते हैं अपने इस पॉइंट पे। यहाँ पर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। इसको खतरनाक अवस्था अर्थात डेंजरस स्टेज, अजीबोगरीब अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि का विकास की अवस्था, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित और स्वप्रेमी नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय, ये सारी विशेषताएं बता रही हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है आत्मनिर्भर बनना शुरू कर देता है, उसमें पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति रहती है, नैतिकता का अभाव रहता है। जो 6 से 12 वर्ष तक का पीरियड होता है उस अवस्था में नैतिकता का अभाव रहता है। अनुकरण की प्रवृत्ति उस स्टेज में भी होती है, लेकिन शैशवावस्था में ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता यहाँ पर भी रहती है, लेकिन शैशवावस्था की तुलना में कम रहती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बाल्यावस्था में आपको 2 उसका स्टेज बताया था, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था था। तो पूर्व बाल्यावस्था की बात कर ली जाए तो पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की स्टेज थी। तो 6 से 9 वर्ष के बच्चे का क्या, यह स्कूल पूर्व की अवस्था होती है, समूह पूर्व की अवस्था या जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। ये तो पूर्व बाल्यावस्था के बारे में हो गया आपका। अब आगे आते हैं विकास क्रम में उत्तर बाल्यावस्था की बात कर ली जाए तो उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने पूर्व बाल्यावस्था की एज जो है वो 6 से 9 वर्ष बताई, लेकिन वहाँ पर मैंने ये बताया कि यह स्कूल पूर्व की अवस्था है, अर्थात स्कूल जाने से पहले की अवस्था है। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न पॉइंट है वो ये है कि अगर आपसे ये पूछता है कि स्कूल की अवस्था कौन सी है, इस प्रारंभिक स्कूल की आयु कौन सी है, और वहाँ पर अगर ऑप्शन में सिर्फ बाल्यावस्था दिया है तब तो बाल्यावस्था सही होगा। लेकिन अगर पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था दिया है तो वहाँ पर आपको उत्तर बाल्यावस्था लगाना होगा। उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है, ना कि पूर्व बाल्यावस्था को। वैसे बेसिकली 6 वर्ष का बालक जो है वो स्कूल में एडमिशन ले लेता है,
ये तो सही बात है, लेकिन उसको वो उसकी प्रारंभिक स्कूल की स्टेज नहीं होती है, वो उसने एडमिशन ले लिया, आपने करा दिया, वो बात की बात है। पर उत्तर बाल्यावस्था को ही प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था को स्कूल पूर्व की आयु कहा गया है। उत्तर बाल्यावस्था में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु कहा गया है, अर्थात स्मार्ट एज कहा गया है। डर्टी एज कहा गया है, स्मार्ट एज और डर्टी एज दोनों कहा गया है। क्यों? क्योंकि 9 से 12 वर्ष का बच्चा देखते होंगे आप, वो अपने आप को बहुत मेंटेन रखने में, अपने आप को बहुत मेंटेन रखता है, अच्छा उसको बनना रहता है, स्मार्ट लगना रहता है, तो इसलिए उसको स्मार्ट एज कहा जाता है। और डर्टी एज कहने का मतलब ये है कि बच्चा 9 से 12 वर्ष का बच्चा स्पोर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, खेल में वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, तो मिट्टी वाली चीज़ों में वो ज़्यादा वक्त देता है, जैसे कि वो क्रिकेट खेलना उसे पसंद है तो क्रिकेट खेल रहा है, या ऐसा कुछ भी फील्ड से रिलेटेड वो चीज़ें करता है, तो वो मतलब बहुत गंदा रहता है, अपने आप को उस टाइम ध्यान नहीं दे पाता। इसीलिए इसको दोनों ही चीज़ें कहा गया है, एक तो स्मार्ट एज और एक डर्टी एज कहा गया है। समूह आयु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गैंग एज किसे कहते हैं? तो अगर आपको बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था दिया है तो वहाँ पर आप बाल्यावस्था लगाएंगे, लेकिन अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनता है। हम बाल्यावस्था तो पढ़ लेते हैं, उसकी ये दोनों स्टेज नहीं पढ़ते हैं। तो बाल्यावस्था के अंतर्गत भी अगर गैंग एज की बात की जाए तो यह उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, ना कि पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था। तो 9 से 12 वर्ष की जो एज होती है, इसे ही गैंग एज, इसे ही टोली एज, समूह एज, ये सारी चीज़ें इसे ही कहा जाता है। तो गैंग एज हो गया, चुस्ती की अवस्था, गंदी आयु की अवस्था, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु, ये उत्तर बाल्यावस्था है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर बाल्यावस्था मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। उत्तर बाल्यावस्था में ही बच्चे में नैतिकता का विकास अर्थात मोरलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चा अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है, उसको पता रहता है कि ये हमसे बड़े हैं, इन्हें रिस्पेक्ट देना है। समाज में उसको लेके जो मोरलिटी होती है वो चीज़ें वो सीखना शुरू कर देता है। तो ये सारी जो क्वालिटी हम देख रहे हैं, ये बाल्यावस्था के अंतर्गत उत्तर बाल्यावस्था की थी। तो उत्तर बाल्यावस्था से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं, विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था भी कहा गया है। ये तो बात है किशोरावस्था की। अब तीसरी स्टेज जो है मैंने बताया आपको, किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की एज को कहा जाता है। किशोरावस्था अर्थात एडोलसेंस जिसे आप इंग्लिश में जानते हैं, यह 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। एडोलसेंस का कुछ जो उपनाम है, एक तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। दूसरा क्या है, किशोरावस्था को आगे की ओर बढ़ना अथवा परिपक्वता की ओर बढ़ना भी कहा गया है। एडोलसेंस का मतलब ही यही होता है, आगे की ओर बढ़ना या परिपक्वता की ओर बढ़ना, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है। इसके बाद आगे कुछ चीज़ें और जान लेते हैं किशोरावस्था के बारे में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, यह परिवर्तन की अवस्था होती है। तो एडोलसेंस एज में क्या होता है, बच्चे में बहुत शारीरिक मानसिक बदलाव आते हैं। शारीरिक बदलाव में जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों कि शरीर की आकार में वृद्धि होने लगती है, उनकी आवाज़ बदलने लगती है। लड़कियों की आवाज़ पतली और लड़कों की आवाज़ मोटी होने लगती है। लड़कों में मूछ दाढ़ी जैसी चीज़ें निकलने लगती हैं। तो यही कहा गया है इसमें कि किशोरावस्था जो है यह परिवर्तन की अवस्था होती है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में विषम लिंगी भावना का विकास होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इस सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब विषम लिंगी का मतलब क्या है, तो विषम लिंगी कहने का मतलब ये है कि एडोलसेंस एज क्या होता है, अगर लड़के का अट्रैक्शन लड़की की तरफ और लड़की का अट्रैक्शन लड़के की तरफ अर्थात अपोजिट सेक्स की तरफ हो जाता है किशोरावस्था में।
वही कहा गया है कि इस अवस्था में विषम लिंगी भावना का विकास हो जाता है, अपने से अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है एडोलसेंस एज में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो एडोलसेंस होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन की प्रोसेस होती है, इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन होती है, वो अपने आप को सब कुछ मानने लगते हैं, अपने आप को, यहाँ तक कि वो भगवान मानने लगते हैं, या अगर वो किसी उनका कोई हीरो या कोई नेता जिसको भी वो अपना वो मानते हैं, आइडियल मानते हैं, तो वो उसी रूप में अपने आप को देखने लगते हैं। तो यही कह रहा है कि एडोलसेंस जो है, इस एज में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। तो ये तो स्टैनले हॉल जी का भी कथन है। स्टैनले हॉल का बड़ा ही फेमस ये सेंटेंस है, शब्द है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि बच्चे की तनाव और संघर्ष की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था कह लीजिए, जो कि स्टैनले हॉल जी ने कहा है, बच्चे की तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी है, तो वह किशोरावस्था ही है। ये सारे पॉइंट जो हैं यूपी टेट और सी टेट में क्वेश्चन जो बने हुए हैं, वहीं से ये पॉइंट नोट किए गए हैं। ये तो हो गया तनाव और तूफान की अवस्था। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो किशोर होते हैं उनमें बड़ी उलझन होती है, नौकरी पाने की चाह में, बहुत से मतलब उनके माइंड में बहुत कुछ चलना रहता है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ये कह लीजिए, तो बहुत कुछ रहता है, उनको बहुत कुछ पाना रहता है, तो हर समय वो उन चीज़ों को लेके बहुत तनाव और परेशानी में रहते हैं, इसीलिए इसे तनाव और परेशानी की अवस्था कहा गया है। अब आगे है, यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। कहा जाता है कि एक किशोर मतलब किशोरावस्था तक बच्चे का पूर्ण तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है। 18 वर्ष की अवस्था तक पूरी तरीके से शारीरिक मानसिक विकास जो है हो जाता है बच्चे का। तो वही कह रहा है इस पॉइंट में कि यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था भी कहलाती है। इसीलिए तो कहा गया है इस स्टेज को तनाव और तूफान की अवस्था। इस एज में क्या होता है कि बच्चे में हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल चेंजेस, उसके बाद उनकी बॉडी में चेंजेस, और वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, एक अपनी जॉब चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मैच नहीं कर पाती हैं उनके अंदर, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं। तो यही है तनाव और तूफान की अवस्था। और आत्मनिर्भर बच्चा इस एज में बनना चाहता है, खुद अपनी मर्जी से अपनी जॉब चाहता है, अपना व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है, यही एडोलसेंस एज। तो ये सारी चीज़ें पूछती हैं, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था कौन सी होती है, तो एडोलसेंस होती है। किशोरावस्था के बारे में कुछ चीज़ें अब जान लीजिए जहाँ से क्वेश्चन बनता है। किशोरावस्था की परिभाषा से रिलेटेड जर्सील्ड महोदय, एक जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने किशोरावस्था को डिफाइन किया है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो इसे ही ट्रांजिशनल स्टेज भी कहते हैं। ट्रांजिशनल स्टेज क्या होता है, अर्थात परिवर्तन का स्टेज होता है, जब बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर परिवर्तन करता है। मतलब ना तो ये ऐसी एज होती है कि बच्चा ना तो बाल्यावस्था में रहता है और ना ही मैच्योर रहता है, इसीलिए उसमें बहुत तूफान संघर्ष चलता रहता है। तो यही कहा गया है कि जर्सील्ड ने ही इसे ट्रांजिशनल स्टेज कहा है किशोरावस्था को, कि यह बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है किशोरावस्था। अब जो सबसे फेमस है वह स्टैनले हॉल जी का स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्पष्ट है कि किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो तारुण्य से प्रारंभ होकर और परिपक्वता के उदय होने तक समाप्त होती है। तो ये तो बात रही दोस्तों हमारे डेवलपमेंट की। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको पूरा मैं कवर कराऊं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारा हमने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद एक नया चैप्टर पे हम आएंगे, वो भी डेवलपमेंट से ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन वहाँ पर हम बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट देखेंगे, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट और उसका सामाजिक डेवलपमेंट, मतलब हर स्टेज में ये सारे डेवलपमेंट को एक साथ देखेंगे। सबसे पहले हम शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक डिस्कस करेंगे, फिर बाल्यावस्था में और फिर किशोरावस्था में। तो इस तरह से जब ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, तब जाके हमारा डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होगा।
फिर उसके बाद संज्ञानात्मक विकास से कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे वायगॉट्स की, जीन प्याजे, इन सब जगह से क्वेश्चन बनता है। बाकी मैंने पहले कई वीडियो इन सारे टॉपिक्स पे डाला हुआ है, तो एक बार आप वो सारा भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो फिर से आपको मिलने ही वाला है। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। दोस्तों, कोई भी पॉइंट अगर आपको ना क्लियर हुआ हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले उस पॉइंट को क्लियर करके तब आगे बढ़ूँगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।